थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय द शो। तारिक, शो का फॉर्मेट आपको पता है। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। कॉल्स का सिलसिला लेने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप टेलीफोन पे जब आते हैं तो प्लीज़ टीवी की आवाज़ को कम कर लें, टेलीफोन पे मुझसे बात कर लें, अपना सवाल पूछ लें, और फिर टेलीफोन रख के आप टीवी पे मेरा जवाब सुन लें। और कॉल्स लेने से पहले फाइनल थिंग, थैंक यू सो मच जो लोग सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प एंड ऑन गोइंग सपोर्ट। तो अब हम लोग अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। थैंक यू फॉर आस्किंग यार। जी, आपका माशाल्लाह शो बड़ा अच्छा है, लोगों को काफ़ी मज़ीद अच्छी मालूमात मिलती हैं आपसे, और आपके बोलने का अंदाज, समझाने का अंदाज बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू फॉर योर काइंड तो मैं भी वर्ड्स। आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2011 में स्टूडेंट के तौर पे आए थे यहाँ पर जी, और मैंने अपनी जो है ना मास्टर मुकम्मल करने के बाद जो है ना मतलब कोशिश की कि किसी तरीके से सेट हो जाने का, कुछ नहीं हुआ। तो मैं अभी यही हूँ, और मैंने फिर जो है ना अपना ह्यूमन राइट्स पे केस किया था, जिसका अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला। लेकिन यह है कि अभी मैंने 2020 में यहाँ पे ब्रिटिश लड़की से शादी की है, तो अभी मेरा क्या स्टेटस होएगा या क्या होएगा, जबकि वो लड़की जो है ना अभी तक स्टूडेंट है। ऑलराइट, वो ब्रिटिश हैं अलबत्ता। जी जी। ओके, ठीक है सर। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। और ये जो आपने ह्यूमन राइट एप्लीकेशन डाली थी, इससे पहले आप ओवरस्टे हो चुके थे, करेक्ट? ओके, आप चले गए हैं। मैंने क्यों पूछा आपसे, जो कि मुझे लगता है कि जब आपने ह्यूमन राइट एप्लीकेशन डाली आप ओवरस्टे हो चुके थे। बिकॉज़ एक चीज़ लोगों को समझ नहीं आती, या मेरे ख्याल से अब अगर मेरा शो रेगुलर देख रहे हैं तो आपको बहुत, मैं ये बार बार कहता हूँ कि जब आपकी शादी हो जाती है से किसी भी ब्रिटिश सिटीज़न के साथ, और अगर आपके पास स्टेटस नहीं होता, तो आपको दो में से एक चीज़ें पूरी करनी पड़ेंगी यहाँ वीज़ा हासिल करने के लिए। ऑफ कोर्स ह्यूमन राइट के ऊपर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस तो हैं ही हैं, लेकिन अगर आप ये पहली दो शराइत पूरी ना कर सके तो बड़ा मुश्किल है कि आपको ह्यूमन राइट के ऊपर वो वीज़ा दें। मतलब ये पहली दो शराइत पूरी भी कर लें तो ह्यूमन राइट पे ही वीज़ा मिलता है। बट मेरा कहने का मतलब है कि शराइत हैं क्या। पहली बात ये है कि आपको ये प्रूव करना होता है कि देयर आर इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल, कि आपकी स्पाउस आपके साथ आपकी होम कंट्री में नहीं जा सकती, क्योंकि उनका मूड यही होता है या उनका कहना यही होता है होम ऑफिस का कि क्योंकि आपके पास स्टेटस नहीं था, आप यहाँ से अपनी होम कंट्री जाएं, आपकी स्पाउस आपको ज्वाइन कर लें, या आप अपनी होम कंट्री जाएं और आप एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशन डालें और आप वापस आ जाएं। तो जो आपने शर्त पूरी करनी होती है, अगर आप ओवरस्टे हैं और आपने यहाँ किसी ब्रिटिश या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन पर्सन से शादी कर ली है, तो जो शर्त आपने पूरी करनी होती है वो करनी होती है इसकी इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल की।
तो इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल, मैंने कहा ना कि दो में से एक शर्त पूरी होनी है, तो सबसे जो मेन होती है वो इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल है, या उसके अलावा एक शर्त जो मेनली लोग यूज़ करते हैं कि जी हमारी रिलेशनशिप एक क्वालिफाइंग चाइल्ड से है और उसकी वजह से हमें कंट्री नहीं छोड़ सकते। अब क्वालिफाइंग चाइल्ड की डेफिनेशन ये है कि या आपका बायोलॉजिकल सन हो, या आप किसी के स्टेप फादर हों, सन या डॉटर, या आप किसी के स्टेप फादर हों। मीनिंग कभी कभी होता है लोग शादी करते हैं और उन खातून की ऑलरेडी पहले शादी से बच्चे होते हैं और आप क्योंकि शादी कर चुके होते तो आप उनके स्टेप पेरेंट बन जाते हैं, तो पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आ जाती है। तो जो क्वालिफाइंग चाइल्ड की डेफिनेशन है वो है जिस बच्चे के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है या जो बच्चे यहाँ 7 साल से रह रहे हों। मुझसे कुछ अर्सा पहले कोई मिले, कहते नहीं जी इनडेफिनिट है बच्चे के पास, तो इनडेफिनिट को क्वालिफाइंग चाइल्ड नहीं बोलते। क्वालिफाइंग चाइल्ड उन बच्चों को बोलते हैं या जो ब्रिटिश सिटीज़न है, या उन बच्चों को बोलते हैं जिनको यहाँ 7 साल हो चुके हैं। तो जो लोग ओवरस्टेयर होते हैं और वो जब किसी से शादी करते हैं इधर, तो वो पहली जो सबसे कॉमन चीज़ देखी जाती है कि भाई बच्चा इन्वॉल्व है, क्वालिफाइंग चाइल्ड इन्वॉल्व है रिलेशनशिप में या नहीं। अगर रिलेशनशिप में क्वालिफाइंग चाइल्ड ना हो तो फिर जो सेकंड टेस्ट है वो है इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल का, कि क्या इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल हैं कि आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, डिपेंडिंग आप कौन सा वाला केस है, मैं आप वाइफ की एग्जांपल दे देता हूँ, कि आपके साथ आपकी होम कंट्री में क्यों नहीं जा सकते। और एक चीज़ मैं शॉक हो जाता हूँ सुन के कि लोग, मेरे पास केसेस मैं पढ़ता हूँ लोगों के जिसमें इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल ये लिखा हुआ है कि जी यहाँ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है या मैंने यहाँ से जाना नहीं है। द थ्रेशोल्ड इज़ हाई इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल का। और जो शॉकिंग बात है कि होम ऑफिस ने क्लियरली बताया हुआ कि हम किसको डिफ़ाइन करते हैं इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल। तो मैं लोगों को प्लीज़ एक बड़ी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपका केस ऐसा है जिसमें आपको इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल मीट करने हैं, प्लीज़ किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं ताकि वो आपसे बात करके बता सके आपके केस के अंदर कि क्या आपके पास इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल हैं या नहीं है। मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ इधर कि मैं लोगों से मिलता हूँ, जी हमारे पास तो बैरिस्टर गया था जी कोर्ट में हमें रिप्रेजेंट करने। देखें, कोर्ट में जाके इट्स टू लेट। आपने एविडेंस पहले तैयार करना है ताकि आपका केस मजबूत हो तो आप कोर्ट में जाके उसको जमा कराएंगे, ठीक है। ये नहीं कि कोर्ट वाले दिन जाके जी हम सब कुछ बोलेंगे, बिकॉज जो ज़बानी कहना होता है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कोलैबोरेटिव एविडेंस, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने क्या क्या चीज़ें इनिशियली रेज़ की हैं, क्या उसका एविडेंस पेश कर रहे हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके केस के अंदर रेलिवेंट है। तो प्लीज़ मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूँगा किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएँ जो इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल का आपको मतलब समझा सके, और फिर आपसे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में और आपकी मिसेस की पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ के ये आपको बता सके कि आया आपका केस इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल के मेयार पे उतरता भी है या नहीं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच। हाँ, अगर आपका इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल के मेयार पे केस उतरता है, अगर आपके केस में क्वालिफाइंग चिल्ड्रन इन्वॉल्व नहीं है, तो बिल्कुल आपको वीज़ा मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल टेस्ट क्या है, किस तरीके से अप्लाई करना होता है रियल केसेस में, बिल्कुल उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से जाके इसके बारे में पहले बात कर लें। थैंक यू आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे मेरा जवाब सुन लें प्लीज़। जी, मेरे 2 सवाल हैं छोटे से। जी। और मैं असल में मुझे केस की है, बस ट्रू बताती हूँ। 15 साल हो गए हैं, ठीक है। तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी लास्ट एप्लीकेशन मेरी गई है पिछले महीने, ठीक है। और बस रिफ्यूज वही करते हैं कि तुम्हारा इलाज पाकिस्तान है। बहरहाल उधर से भी लेटर मिल गए हैं। यहाँ का डॉक्टर यही कहता है कि इसका इलाज पाकिस्तान में जो यहाँ हो रहा है वहाँ नहीं है, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि मैं अपने भाई के पास रहती हूँ अब 15 साल से, तो इन्होंने मेरा साथ दिया है, वो मतलब पैसे लगाए हैं। अब आके अगर अब केस नहीं हुआ तो बहुत इनफ हो गया इनके लिए। तो
ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا گورنمنٹ لیگل ایڈ جو ہوتا ہے وہ مجھے مل سکتا ہے. اور آپ سنگل ہیں یا میرڈ ہیں؟ نہیں میں سنگل ہوں, میں اپنی بھائی کے پاس رہتی ہوں. ابو میرے پاکستان میں فوت ہو گئے ہوئے ہیں. ایک بھائی وہ اس کی میری لگتی نہیں, اس کی بیوی نے مجھے سمجھے نکال دیا ہوا تھا. ایک بھائی میرا جو پاکستان میں وہ دماغی ٹھیک نہیں ہے. جی. امی میری بوڑھی جو ان کے ساتھ ہی رہتی ہیں باہر, وہ ایک الگ میٹر ہے. ٹھیک ہے. تو میں سنگل ہوں, میری کوئی شادی وادی نہیں, میں ان کے ساتھ رہتی ہوں. لیکن ان کے لیے ٹو مچ ہے, وہ ہم اتنا نہیں اب کر سکتے. میری ابھی بات کیس اللہ نہ کرے ریفیوز ہو گیا تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ جو لیگل ایڈ ہے کیا ہم لے سکتے ہیں وہ. alright, thank you so much میم آپ کی کال کا. میں ابھی آپ سے پوچھتا ہوں, آپ بتا دیں. اور آپ اتنا اچھا پروگرام کرتے ہیں نا کہ بس اللہ آپ کو اس کا بہت اچھا دے. تھینک یو جی. تھینک یو میم آپ کی کال کا. دیکھیں میں کیوں پوچھا کہ آپ سنگل ہیں, اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا جب آپ نے خود ہی اپنی بولا جب بتائے تھے کہ آپ پاکستان سے. I'll tell you پہلے کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں, then I'll come to کہ آپ کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں. انفارچونیٹلی ہم لوگ تو لیگل ایڈ نہیں کرتے, بٹ دے آر ویری آپ سمجھ لیں کیپیبل فرمز جو لیگل ایڈ پہ کام کرتی ہیں, اور وہ آپ SRA کی ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو وہ مل جاتی ہیں. لیکن میں آپ کو 3-4 چیزیں بہت امپورٹنٹ ابھی بتانے لگا ہوں, ذرا ان کو غور سے سن لیں. اینڈ آئی فائنڈ اٹ ویری اسٹرینج کہ آپ نے عرض کیا کہ 15 سال سے آپ کا کیس چل رہا ہے. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کسی کمپٹنٹ پرسن کو جا کے اپنا کیس دکھائیں. لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کیوں میں نے پوچھا آپ سے آپ سنگل ہیں, اور آپ نے خود بول دیا پاکستان سے. اس کی ریلیونس کیا ہے؟ ہمارا کیس لا اس ملک میں, بیکاز ہوتا یہ ہے کہ تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ دیتا ہوں کہ کیوں 97% اسائلم کیسز بھی ریفیوز ہوتے ہیں. کہ جب بھی کوئی کہتا ہے نا میری جان کو خطرہ ہے, تو ہم اس کو 2 باکسز کے اندر رکھتے ہیں کیس کو, کہ جی آپ کی جان کو اگر, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے باقیوں کے لیے بھی سمجھا رہا ہوں, پھر میں آپ کے کیس کے اوپر بھی آتا ہوں, کہ جب کوئی آتا ہے نا کہ جی میری جان کو خطرہ ہے, تو ہم 2 باکسز میں کیسز کو رکھتے ہیں. ایک باکس وہ ہے جو بیسکلی کنٹری گائیڈنس والے کیسز ہیں. اس پہ میں اگزامپل دیتا ہوں, کوئی آ کے کہتا ہے کہ جی میری جان کو خطرہ ہے, میں پاکستان سے ہوں. تو پاکستان میں کنٹری گائیڈنس سرٹن کیسز پڑے ہوئے ہیں کہ اگر آپ یہ کنڈیشنز کو میٹ کر لیں آپ کو ویزا مل جائے گا. تو ظاہری بات ہے جو ایک کیپیبل بندہ ہے وہ آپ سے سوال جو آپ پوچھے گا, دیکھے گا کہ وہ جو کیس لاز آلریڈی کنٹری گائیڈنس کے بنے ہوئے ہیں, آپ ان معیار پہ اترے ہیں جو ایک ٹک ایکسرسائز ہوتی ہے, اور اگر آپ اس سارے معیار پہ اترتے ہیں آپ کو اسائلم مل جائے گا. جس کی ایک بڑی سمجھ لیں, جو لیٹسٹ ایگزامپل دیتا ہوں پاکستان کنٹری گائیڈنس کیسز کی, جو کچھ عرصے پہلے اس پہ کافی ماڈیفیکیشن بھی ہوئی ہے, وہ احمدیز کی ہے. فار ایگزامپل کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جی میں احمدی ہوں اور میں پاکستان سے میری جان کو خطرہ ہے, تو کورٹ نے بولا ہوا ہے کہ یہ کنڈیشنز ہیں جو آپ نے میٹ کرنی ہے, اور اگر آپ یہ کنڈیشن میٹ کرتے ہیں بینگ این احمدی, ہم آپ کو یہاں اسائلم دے دیں گے. اسی طریقے سے ابھی آپ کے کیس پہ نہیں, میں کچھ اور بتاؤں. اسی طریقے سے ایک اور باکس ہوتا ہے جس میں وہ لوگ آتے ہیں کہ جی مجھے خطرہ ہے, میری جائیداد کا مسئلہ ہے, مجھے خطرہ ہے, میں نے لون لیا ہے, جی میں گیا تھا, مجھے کچھ لوگوں نے فائرنگ کر دی میرے اوپر, جن کو ہم کہتے ہیں ان ادر ورڈز نان اسٹیٹ ایجنٹس. ادھر بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اسائلم کو اپروو کروانے کے لیے, اور زیادہ تر لوگ جن کے اسائلم ریفیوز ہوتے ہیں وہ اس باکس میں آتے ہیں. آئی تھنک اس میں سے سب سے زیادہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو جب جاتے ہیں تو ان کو کبھی کبھی, میں یہ تو نہیں کہتا اچھی ایڈوائس نہیں ملتی, لیکن آئی تھنک ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کتنا زیادہ آپ کو ایویڈنس دینا پڑتا ہے اس باکس کے لیے. لیکن جب ہم اس باکس میں آتے ہیں تو یہاں ایویڈنس, میں یہ نہیں کہتا کم دینا پڑتا ہے, لیکن یہاں ایک آپ کا روڈ میپ بنا ہوا ہے, کیونکہ کیس لاز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے اندر جو بتاتے ہیں کہ جی اگر یہ چیزیں آپ کی پوری ہو رہی ہیں تو آپ کو اسائلم ملنا چاہیے. اسی باکس کے اندر پاکستانی نیشنل میں کیسز آتے ہیں جو سنگل وومن کے لیے ہیں, میننگ جو ایک اکیلی خاتون ہے اس ملک میں, جن کو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ آسٹرسائزڈ ہو گئی, یعنی کہ جی کوئی ان کو سپورٹ سسٹم نہیں ہے بیک ہوم, کوئی ان کا بیک ہوم خیال رکھنے والا نہیں ہے. انفارچونیٹلی یہ انڈیا بنگلہ دیش کے لیے نہیں ہے قانون, صرف پاکستانی نیشنلز کے لیے اور سنگل وومن کے لیے. تو جس طرح آپ نے بولا کہ کوئی پیچھے میرا دیکھنے والا نہیں ہے, میں سنگل ہوں, مجھے یہاں سے بھی اب سپورٹ بھائی بہن میرے اب بھائی نہیں کرنا چاہتا, اور مجھے آپ کی آواز سے بھی لگ رہا تھا کہ آپ کافی تکلیف میں ہیں, تو ایم ویری سرپرائزڈ کہ اگر آپ اس باکس کے اندر ہیں تو آپ اپنا کیس کیسے ہاری ہیں, بیکاز آپ نے بولا میرا 15 سال سے کیس چل رہا ہے. نارملی اتنا چلتا نہیں, اور اگر آپ نے بولا ہے کہ میں نے نئی اپلیکیشن بھی ڈالی ہے, تو اب میں ایک بہت بڑی ازمپشن لے رہا ہوں کہ شاید آپ پہلے اپنا کیس
हार गई हूँ। लेकिन अगर आप उस बॉक्स के अंदर हैं तो इट्स वेरी स्ट्रेंज कि आप कैसे आ रही हैं। मे बी कभी कभी होता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं मानी हो जज ने, उसकी वन ऑफ द वजह ये भी होती है कि आप कोर्ट में थोड़ा घबरा जाते हैं या मे बी आप उस बॉक्स में फिट ही नहीं होते, बट कुड बी वेरियस रीजंस, मैं उस पर स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए ये अर्ज़ कर रहा था कि देयर इज़ अ केस लॉ सिंगल वुमन के लिए फ्रॉम पाकिस्तान जो बोलें कि जी हम ऑस्ट्रेसाइज्ड, यानी कि हमारी कोई देखभाल करने वाला नहीं, कोई हमें लुक आफ्टर करने वाला नहीं, हम कहीं भी नहीं जा सकते पाकिस्तान में। केस लॉ कहता है कि अगर वो सर्टन कंडीशंस को मीट करें हम उनको असाइलम इस मुल्क में देंगे। तो इट्स जिस तरह आपने मुझे अर्ज़ किया, जनरली मैं ये नहीं कह रहा आपको हर हाल में मिलना चाहिए, तो यू इन थ्योरी फिट इन दैट बॉक्स। अब आपको क्यों वीज़ा लास्ट टाइम नहीं मिला, क्रेडिबिलिटी इशू था या आपको इस चीज़ों का पता नहीं था, जो कि अनलाइकली बिकॉज आपकी लीगल रिप्रेजेंटेशन होगी, तो मैं उस पर स्पेकुलेट नहीं करना चाहता बिकॉज मुझे इन बातों का नहीं पता। लेकिन ये मैंने जनरली क्यों बात की बॉक्स 1 बॉक्स 2 की लोगों से कि लोगों को थोड़ा आइडिया हो, बिकॉज एक मिस्ट्री बनी हुई है असाइलम, जो कि मिस्ट्री नहीं है, सिर्फ लोगों को क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब मैं आप पे आ जाता हूँ। देखें, जिस तरह मैंने आपको बोला कि बिल्कुल लीगल एड में बड़े केपेबल लॉ फर्म्स हैं, आप प्लीज़ SRA की वेबसाइट पे जाएं, उधर देखें। और दूसरा, प्लीज़ अगर आप एक खातून हैं, आपको ज़रूरत है, तो ब्लैक सिस्टर्स के पास जाएं। देयर इज़ अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन साउथ हॉल में, उनका नाम है ब्लैक सिस्टर्स। आप गूगल कर सकती हैं उनका नाम, उनका टेलीफोन नंबर आएगा, आप उनसे बात करें और देखें कि वो क्या आपकी हेल्प कर सकती हैं। वरना आप वैसे ही गूगल करके देखें, और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है चैरिटेबल जो ख़वातीन की बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। मुझे बताया जाता है कि अब ब्रेक का टाइम है, अभी हम लोग ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक पे वापस आके वील टेक सम मोर कॉल्स इंशाल्लाह। सो सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर हसन बात कर रहा हूँ स्टोक से। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने ना अभी रिसेंटली EU सेटलमेंट स्कीम के ऊपर अपना ILR अप्लाई किया था, जो सेटल स्टेटस होता है वो मुझे मिल गया हुआ है। लेकिन जो मेरा BRP है ना सर, वो 6 जून को ख़त्म हो रहा है। तो मैंने रिप्लेसमेंट के लिए भी एप्लीकेशन ना तकरीबन 4-5 दिन पहले डाल दी है। अच्छा सर, क्वेश्चन मेरा ये है, बेसिकली मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बैक कंट्री ना, तो अपने ओल्ड BRP पे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जब मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ बेसिकली ना, जब मैं वहाँ पर होऊंगा, मेरा जब नया BRP यहाँ से इशू हो जाएगा तो मेरी वापसी रिटर्न पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? थैंक यू सो मच। देखें यार, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, फिर बोलता हूँ कि पिछले 3 दिन से एक शख्स के साथ क्या हो रहा है। पहली बात ये है कि बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कतई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिकॉज जून तक आपका ओरिजिनल BRP कार्ड वैलिड है। लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जो गए हैं, उनके पास इंडेफिनिट स्टेटस था, वो जो प्रिंट आउट होता है, और इस वक्त भी उनकी फैमिली पाकिस्तान में, फॉर सम ऑड रीज़न उनको जहाज़ पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा, विच इज़ शॉकिंग टू मी। बट अल्लाह करे द फैमिली कम्स बैक। लेकिन आपके केस में तो क्योंकि आपके पास वो कार्ड है, बिल्कुल आप उस पर ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नया कार्ड भी अप्लाई किया तो वो जल्दी आ जाएगा। अगर आप बिल्कुल भी नहीं रुक सकते और आपने हर हाल में जाना है, देन ऑफ कोर्स को, बिकॉज कार्ड तो आपके पास है। लेकिन अगर जाना इतना अर्जेंट नहीं है तो मेहरबानी करके जो आपका EU सेटलमेंट स्टेटस वाला कार्ड है जो आपने अप्लाई किया हुआ है, फिंगरप्रिंट भी आई होप आपने दे दिए हैं उसके, बिकॉज उसके लिए फिंगरप्रिंट्स भी देने होते हैं, वो आ जाएगा अनकरीब, तो उस पर ट्रैवल कर लें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि नहीं जी दूसरे कार्ड पे आप ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन वो कहते हैं ना, वो इंग्लिश का एक मुहावरा है, बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, वो वाली कहानी है। लेकिन 100% आप पुराने वाले पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, बिकॉज वो टेक्निकली जून तक वैलिड है आपका। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام، طارق صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی اپنا سوال پوچھ لیں اور ٹی وی پہ جواب سن لیں پلیز. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ میں اسپاؤس ویزے پر ہوں یہاں پہ. جی تو میری وائف برٹش بورن ہے. میں اپنی والدہ کو بلانا چاہتا ہوں پیچھے سے ایز اے وزٹر یا ایز اے سیٹلمنٹ. مجھے آپ سے ایڈوائس چاہیے. کچھ بندے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی والدہ 65 پہ ہیں, کچھ سولسٹر, تو آپ ڈیپینڈنٹ کیس ڈالیں, آپ کی ڈرائیو اسٹرانگ ہیں, آپ کی وہاں پہ بہن بھائی آپ شادی شدہ ہیں, تو کچھ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ ویز لائیں, تو پلیز مجھے ایڈوائس کیجیے گا اس کے بارے میں. آلرائٹ سر, انفارچونیٹلی ہم ایڈوائس بالکل بھی نہیں کر سکتے, تو وہ تو میں نہیں آپ کو کچھ بھی اس کے بارے میں کہہ سکتا. جنرل میں آپ سے ایک بات کر لیتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں وزٹ ویزا کی ریکوائرمنٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. وزٹ ویزا کے لیے آپ صرف 6 مہینے کے لیے آ سکتے ہیں, جبکہ آپ جب اپنے پیرنٹس کے لیے ایلڈرلی ڈپینڈنٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو وہ انڈیفینٹ لیو ٹو انٹر ان کو ملتا ہے, جو آٹومیٹکلی ریمین بن جاتا ہے وین دے کم ہیئر. تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہ تو آپ نہ بولیں کہ جی میں کیا وزٹ کے لیے بلاؤں یا میں انڈیفینٹ بلاؤں, بیکاز ایک میں 6 مہینے کے لیے آنا ہے اور ایک میں پوری لائف کے لیے مطلب سیٹلمنٹ کے لیے ادھر آنا ہے. تو زمین آسمان کا دونوں میں فرق ہے. تو آئی تھنک یو ول نیڈ ٹو ڈیسائڈ کہ دونوں میں سے کون سی اپلیکیشن کرنی چاہیے گیون یور سرکمسٹانسز. البتہ میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں سیٹلمنٹ کی, کیونکہ آپ نے اس کے بارے میں پوچھا کہ اب وہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ 65 کی ایج ہونی چاہیے. آئی ڈو اپولوجائز, شاید آپ کو مس انفارمیشن مل گئی ہو یا غلطی ہو گئی ہو آپ کو سننے میں. اب جو قانون ہے وہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے. 65 اور پیسے بھجوانا از ناٹ دا ریکوائرمنٹ, یہ 2012 سے پہلے ہوتی تھی. اب قانون یہ ہے, نمبر 1 ریکوائرمنٹ کہ ایج, ال ہیلتھ یا کسی اور وجہ سے آپ کے پیرنٹس آپ کے ڈے ٹو ڈے کام نہیں کر سکتے. ڈے ٹو ڈے کام ہوتا ہے کپڑے پہننا, دوائیاں لینا, غسل کرنا, باقی جو ایک نارمل بندہ کرتا ہے, دے کی ناٹ پرفارم دیٹ ٹاسک اینی مور. سیکنڈ, کوئی اور ایسا فیملی میں شخص نہیں ہے جو ان کی یہ دیکھ بھال کر سکے. تھرڈ, آپ نے کوشش کی ہے اس ملک میں کوئی اور ارینجمنٹ کرنے کی اور وہ ارینجمنٹ نہیں ہو پائی. اینڈ فائنلی کہ آپ ایڈیکویٹلی اپنی فیملی کو, اپنی مطلب پیرنٹس کو یا پیرنٹ کو ادھر مینٹین کر سکتے ہیں. ایڈیکویٹ مینٹیننس کا فارمولا آپ کو میٹ کرنا پڑتا ہے. سو یہ 4 شرائط ہیں جو آپ کو پوری کرنی پڑتی ہیں. انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہوم آفس نے اپنی پالیسی گائیڈنس میں ایگزیکٹلی بتایا کہ ہمیں کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے ان 4 شرائط کو پورا کرنے کے لیے. تو 2 باتیں مجھے لوگ آلریڈی بولتے ہیں, پھر میں ان کو کیا بولتا ہوں وہ میں بعد میں بولوں گا. 2 باتیں مجھے لوگ اکثر بولتے ہیں کہ اچھا طارق بھائی, اگر یہ اتنا کلیئر ہے کہ ہوم آفس نے لسٹ بھی دی ہے کہ کون کون سے ڈاکومنٹ دینے ہیں, اور یہ جو 4 چیزیں میں آرام سے میٹ کر سکتا ہوں, اپلائی کرتے ہیں. پھر جب میں جو بات بولتا ہوں اس پہ پھر وہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں. میں کیا بولتا ہوں, یہ بولتا ہوں کہ جی پہلی تو بات یہ ہے کہ اپلیکیشن ہے اباؤٹ 3,000, مجھے پلیز کوٹ نہ کیجیے گا ایگزیکٹ اماؤنٹ, میں بال پاک بتا رہا ہوں. تو اپلیکیشن از 3,300 pounds رفلی, کیونکہ آپ کو انڈیفینٹ لیو ٹو انٹر کا ویزا ڈائریکٹلی ملے گا. تو پہلے تو آپ کا یہ فیس ہوگی. لیگل کاسٹ جو بھی آپ سے ایک جو بھی آپ جن کو یوز کریں گے, وہ اگر کسی لیگل ریپرزینٹیٹیو کو یوز کرتے ہیں وہ جو چارج کرتے ہیں وہ اوپر ہے. اینڈ دیر از اے پاسبلٹی کہ ہوم آفس کا جو انٹری کلیئرنس آفیسر ہے, ہی از ناٹ سیٹسفائڈ ود یور ایپلیکیشن, اور آپ کو کورٹ جانا پڑے, اور پھر اس کا اور کاسٹ ہے, اور ٹائم پیریڈ از اباؤٹ 6 to 7 months. لیکن کورٹ میں دیر از اے گڈ پاسبلٹی, میں یہ نہیں بول رہا آپ کے کیس کے بارے میں اور کسی کے بھی کیس کے بارے میں, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ کورٹ میں یہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ جب آپ جج کے آگے پالیسی رکھیں گے ہوم آفس کی کہ جنہوں نے خود یہ ڈاکومنٹ مانگے تھے, میں نے یہ ڈاکومنٹ دیے ہیں, تو کیوں اب یہ میری والد یا والدہ کو ویزا یا دونوں کو ویزا نہیں دے رہے. پھر وہ جج کے اوپر ہے کہ وہ اس ایویڈنس کی انٹرپریٹیشن کیا کرتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ کیونکہ وہ کاسٹ انوالو ہو جاتی ہے کورٹ جانے کی, تو کچھ لوگ پھر ایک سٹیپ پیچھے لگتا ہے. تو میں وہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اٹ از اے کمٹمنٹ, کہ آپ پہلے تو ٹرائی کریں گے کہ ہوم آفس والے مان جائیں آپ کے کیس کو, اف یو پرووائڈ ایوری تھنگ جو ہوم آفس نے بلیک اینڈ وائٹ پالیسی کے اندر لکھا ہوا ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے, میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر جو لکھا ہے آپ دے رہے ہیں تو ان کو ویزا دینا چاہیے. بٹ ریالٹی میں یہ ہوتا ہے, یو ہیو ٹو ٹیک اے ویری پریگمیٹک اپروچ, کہ ریالٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ہوم آفس بالکل غلطیاں کرتا ہے اپلیکیشنز کے اوپر. اور یہ ایک بات میں ہمیشہ ساروں کو بولتا ہوں کہ بھائی اگر ہوم آفس غلطی نہ کرتے اپنی اپلیکیشنز پہ, پھر کورٹ کی کیا ضرورت ہے, اور اگر کورٹ غلطی نہ کرے ڈیسیجن دینے میں, تو اس سے اپر والے کورٹ کی کیا ضرورت ہے, اور اگر اس کا اپر والا کورٹ بھی ہر دفعہ صحیح فیصلہ کرے تو کورٹ آف اپیل اور سپریم کورٹ کی اس ملک میں کیا ضرورت ہے. تو دا چیک اینڈ بیلنسز آر آلویز دیئر, کیونکہ ہر کوئی غلطی کر سکتا ہے. لیکن ایک بات ہوتا ہے کہ اف یو آر ان دا رائٹ, کہیں نہ کہیں آپ کو بالکل آپ کا حق ملے گا. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اٹس ناٹ 65 years اینی مور,
इट इज़ नॉट अबाउट कि आप पैसे भिजवा रहे हैं अपनी वालदैन को या वालिद को, इट इज़ अबाउट जो अभी मैंने आपसे डिस्कशन किए 4 मेन रिक्वायरमेंट्स की। हाँ, EU लॉ के अंडर वो डिफरेंट है, क्योंकि जिस आपको पता है कि जून तक अभी भी थोड़ा सा है, जून 2021 तक के क्लोज फैमिली मेम्बर्स को अभी भी आप सर्टन कंडीशंस के ऊपर यहाँ बुला सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई हैड टू से टू यू। थैंक यू आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब, आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है। बहुत मेहरबानी। थोड़ी सी आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए थी जी जी, रिगार्डिंग टू द FLRFP एक्सटेंशन के लिए। जी, मैंने ये आपसे पूछना था कि जो IHS पेमेंट जो होती है, ये पेमेंट बिफोर जब हम फिलअप करते हैं फॉर्म, उससे पहले करेंगे ये इसको पे? ओके। और दूसरा ये पूछना था आपसे कि जो पहले जब फॉर्म प्रिंट आउट निकाल के उनको फिलअप करके तो सेंड किया जाता था, और अब जो ऑनलाइन फॉर्म जो फिलअप कर रहे हैं ऑनलाइन, ये दोनों सेम है, इनमें कोई डिफरेंस तो नहीं है? ऑलराइट, थैंक यू सो मच। जी जी, छोटी सी और एक बात और पूछनी थी आपसे कि जो BRP कार्ड जो पहले इशू हुए होते हैं, ये हमें वापस करने पड़ते हैं या फिर ये उसको वो दोबारा रिन्यू कर देते हैं और वो एप्लीकेंट जो है उसके पास रहते हैं? ऑलराइट, थैंक यू सो मच। और डॉक्यूमेंट्स का प्लीज पूछना था कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, अगर फैमिली अप्लाई कर रही है एक्सटेंशन के लिए, तो उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट क्या है? प्लीज ये जरा डिटेल से बता दीजिएगा। भाई आप कौन से हैं? पाकिस्तान से, इंडिया से हैं? जी मैं इंडिया से हूँ। मैं मजाक कर लूँ थोड़ा आपसे, माइंड तो नहीं करेंगे? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। ये भी पूछ लें, लॉकडाउन कब उठ रहा है? वो तो आपको पता ही है। मैं अर्ज करता हूँ, रखें सर फोन। थैंक यू भाई आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंडनेस यार। मैं थोड़ा सा रिलैक्स रहता हूँ, उसकी वजह क्या है, लाइफ में बहुत स्ट्रेसेस होती हैं, और मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि स्ट्रेस लेने का, खैर कौन सुनता है किसी की भी बात जो परेशान होता है, लेकिन मैं लोगों को ये कहता हूँ बिल्कुल स्ट्रेस ना लिया करें, कोई फ़ायदा नहीं स्ट्रेस लेने से। जो इशू है ये यही रहेगा। और मैं लोगों को, बिकॉज माशाल्लाह बरसे से काम कर रहा हूँ, मैं लोगों को जानता हूँ स्ट्रेस होता है वीज़े का, वीज़ा मिल गया, किसी और चीज़ का स्ट्रेस रहता है, वही स्ट्रेस है। लेकिन ऑफ कोर्स एक दूसरी तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए थोड़ा कभी कभी मजाक करता हूँ कि रिलैक्स होना चाहिए लोगों को, अच्छी बात है, इतना हर चीज़ में सीरियस नहीं होना चाहिए। अच्छा भाई, आपने मुझसे 3 या 4 सवाल पूछे। ऑनलाइन फॉर्म काफ़ी हद तक डिफरेंट है पेपर एप्लीकेशन से, बिकॉज ऑनलाइन फॉर्म में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं, तो दोनों को कंपेयर नहीं कर सकता। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ ऑनलाइन फॉर्म की, कि किसी का उस दिन फ़ोन आया, बड़ा परेशान, कहता है तारिक भाई बड़ी टेंशन है ऑनलाइन फॉर्म पे, वो मुझे एक डेट नहीं मिल रही, मैं क्लिक नहीं कर सकता बिकॉज वो फॉर्म आगे नहीं जा रहा। बिकॉज ऑफ कोर्स ऑनलाइन फॉर्म का ये सिलसिला है कि अगर आपको कोई डेट नहीं आपको पता, और आप पेपर फॉर्म में तो है ना लाइन मार दी, ओ जी हमें नहीं पता, अगला फॉर्म भर दिया, अगला पेज भर दिया पेपर के ऊपर। ऑनलाइन में सिलसिला नहीं है, यू नीड टू नो द डेट्स। और अगर आपको डेट्स नहीं पता, आप एस्टिमेटेड डेट्स डाल दें, और फिर फॉर्म के एंड में मेंशन कर सकते हैं कि भी मेरे, क्योंकि मेरे पास पूरा रिकॉर्ड नहीं है मेरा, मुझे एग्जैक्ट डेट्स नहीं पता, तो मैंने एस्टिमेट करके ईयर एंड मंथ लिख दिया कि दीज आर द थिंग्स। तो ये अक्सर पहले इशू होता है। तो इसलिए मैं कहने का मतलब है कि ऑनलाइन फॉर्म में एंड पेपर फॉर्म में बहुत फ़र्क है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है ऑनलाइन फॉर्म में, और अब हर कोई ऑनलाइन है। सो ये तो आपका आंसर आ जाता है, क्योंकि आपने कहा था कि जी वही फॉर्म है। नो, फॉर्म काफ़ी हद तक मोर कॉम्प्रिहेंसिव है, और डेटों में बड़ी सख्ती है कि आप सही डेट नहीं डालेंगे या कोई डेट नहीं डालेंगे तो आगे फॉर्म नहीं जाएगा, वहीं रुक जाएगा। जो कि बहुत आसान था पेपर पे कि लाइन डाल दीजिए, पता ही नहीं एक्स कर दिया और यू कैरी ऑन। फिर आपने बोला है कि IHS का, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर लेते हैं, एंड में जब फॉर्म ख़त्म हो जाता है तो 2 पेमेंट्स, आपको 3 रादर पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। पहली पेमेंट IHS की होती है, फिर आपकी पेमेंट होती है एप्लीकेशन इटसेल्फ की, और तीसरी पेमेंट होती है अगर आपको थर्ड पार्टी में जाके अपने फिंगरप्रिंट्स देने। कभी कभी वो ऑप्शन ही नहीं आती, क्योंकि होम ऑफिस डायरेक्टली आपसे डील करता है। तो IHS की जो पेमेंट देनी होती है, वो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान ही खुद ही वो आपको प्रॉम्प्ट करके उधर ले जाएगा। सो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मुझे लोग अक्सर चेकलिस्ट का पूछते हैं, तो कोई घबराने की अगेन बात नहीं है। जो चेकलिस्ट है आपकी, वो जब आप फॉर्म भर के ख़त्म करते हैं तो एंड में चेकलिस्ट आपकी आ जाती है। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, या आप समझते हैं कि नहीं मुझे लीगल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, तो फिर ज़रूर आप लीगल रिप्रेजेंटेशन लें अपनी एप्लीकेशन डालने के लिए। अगर आप समझते हैं कि नहीं भाई ये सारा कुछ मैं नहीं कर सकता, या चेकलिस्ट देख के मुझे घबराहट हो रही है, या मुझे लगता है कि
मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता, दैन जस्ट टेक लीगल रिप्रेजेंटेशन और वो फिर आपको असिस्ट करके दे विल सबमिट योर एप्लीकेशन ऑन योर बिहाफ। जहाँ तक बात है BRP की, अब सिस्टम बहुत चेंज हो गया। अब कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं जाता, आपने या उनको ऑनलाइन पोर्टल पे चढ़ाना होता है स्कैन करके, और आजकल वो स्कैन की जगह वो भी एक्सेप्ट करेंगे अगर आपके मोबाइल पे ऐप है उससे भी आप पिक्चर्स लेके अपलोड कर दें, तो जाता कोई डॉक्यूमेंट कहीं नहीं है। वो ऑटोमेटिकली जब आपका एक्सपायर हो जाएगा BRP, आपने होम ऑफिस को फाड़ के वापस भेज देना है कट करके, या जब आपका नया BRP आएगा तो पुराना BRP आपने होम ऑफिस को वापस पोस्ट कर देना है डिसरिगार्ड करके, क्योंकि अब कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं जाते अपार्ट फ्रॉम सर्टन एप्लीकेशंस अभी भी उस नौयत की हैं कि वो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते और आपको डॉक्यूमेंट्स उन पे पोस्ट करके भेजने पड़ते हैं, बट मेजॉरिटी बाकी सारी एप्लीकेशंस ऑनलाइन हो गई हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स जाने की ज़रूरत नहीं होती। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, तारिक भाई क्या हाल है, ठीक ठाक है? बिल्कुल खैरियत से भाई, थैंक यू सो मच। जी तारिक भाई, मेरे 2 या 3 सवाल होंगे जी। तो तारिक भाई, मैंने ये पूछना था कि मैंने वाइफ का ना वीज़ा अप्लाई करना है जो है ना पाकिस्तान से, तो मैंने पूछना था कि मैं पिछले 3-4 साल से कंपनी के साथ हूँ काम कर रहा, तो वो 30 आवर्स मुझे वीक के देते हैं, लेकिन 1 साल से ना मैं सेल्फ एम्प्लॉयड भी जो है ना काम कर रहा हूँ। तो मैंने पूछना था कि मेरी वो, क्योंकि पे से ना मेरी वो इनकम पूरी नहीं होती, तो अगर इन दोनों को मैं अकाउंट करता हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड को और जो पे है मेरी आती, तो सेल्फ एम्प्लॉयड कितनी देर का मुझे अकाउंट करना पड़ेगा? क्योंकि पे की तो मुझे समझ आती है कि वो पे 6 मंथ की होगी। जी जी। और सेकंड सवाल ये है कि अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड पे जाता हूँ और सेल्फ एम्प्लॉयड से ही इनकम सारी जो है ना वो शो करता हूँ, जो 18,600 या समथिंग है, तो वो उसके लिए मुझे कितने मंथ की वो दिखानी पड़ेगी बैंक स्टेटमेंट, या जो वो है उसकी वो टैक्स वगैरह रिटर्न वगैरह है? जी जी। और थर्ड जो है वो सवाल ये है कि मुझे प्लीज काइंडली जरा फीस बता दें कि इसमें जो है फीसेज हैं वो होम ऑफिस की जो वीज़ा फीस है वो कितनी है, और उसके बाद जो NHS की फीस है वो कितनी है? तो काइंडली मैं जो है ना आप मुझे जवाब दे दें, मैं टीवी पे सुन लेता हूँ बाद में। आप बहुत मेहरबानी है आपकी कॉल का। देखें, जहाँ तक बात आती है फ़ीस की, मैं रिवर्स ऑर्डर में एक तरह से चला जाता हूँ। जहाँ तक बात आती है फ़ीस की, तो वो आप जब पाकिस्तान में अगर आपके वो बैठे हुए हैं नेशनल, तो आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब भरते हैं और फ़ीस जमा कराते हैं तो वो पाकिस्तानी रुपीज़ में फ़ीस लेते हैं। तो अभी मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता कि उसका कन्वर्जन क्या है, लेकिन मोटा मोटा ये बात है कि आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ऑलमोस्ट 6 से 7 लाख का आपका ख़र्चा इस वक्त बन जाता है बिकॉज ऑफ द कन्वर्जन रेट, जितना स्ट्रॉन्ग हुआ है पाउंड। लेकिन अगर आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो फिर भी वही राउंड ऑफ वही फ़ीस बनती है जो कि इधर आप एक्सटेंशन के वक्त देते हैं रफली। मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता बिकॉज पाकिस्तान की वो कन्वर्जन होती है पाकिस्तान रुपी टू पाउंड, तो इसलिए मैं उसमें भी कोट नहीं कर सकता। जहाँ तक आपने ज़िक्र किया सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट का, तो देखें अगर आप सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट पे शो करेंगे तो उसकी बड़ी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह ना करें कि अच्छा जी क्या क्या देना है, वो होम ऑफिस ने अपने अपेंडिक्स के अंदर एक लिस्ट दी हुई है कि ये डॉक्यूमेंट आपने देने हैं अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पे शो करें अपनी इनकम। लेकिन मोटा मोटा रूल ये होता है कि अगर आप बोल रहे हैं मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मैं उसकी बेसिस पे अपनी इनकम शो कर रहा हूँ, तो आपने अपना टैक्स पीरियड उठाना है। यानी कि फॉर एग्जांपल आज हम बैठे हुए हैं जनवरी 2021 में, फरवरी 2021 में, तो अगर कोई मेरे पास अभी सेल्फ एम्प्लॉयड आता है तो उसका जो टैक्स पीरियड है वो अप्रैल 2019 से लेके अप्रैल 2020 का होगा। तो वो जब अपने किसी के लिए वीज़ा अप्लाई करेगा स्पाउस के लिए, तो वो फिर ये पीरियड देखेगा। मुझे भी कान में बोला जा रहा है, आई थिंक वो मैंने मिस कर दिया लास्ट टाइम, उन्होंने बोला कि हमारा ब्रेक का टाइम है। मैं ब्रेक पे वापस आके आई कंटिन्यू आंसरिंग दिस क्वेश्चन, फिर हम और कॉल्स लेते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अभी ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक पे वापस आके पहले हम इनका जवाब कंप्लीट करेंगे और फिर आई टेक सम मोर क्वेश्चंस आखिरी सेशन में। सी यू आफ्टर।
West London Solicitors. अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. हम स्पेशलाइज करते हैं in the areas of immigration, asylum and nationality issues, business rate disputes, housing benefit and tax credit issues. हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं. अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए on 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. ब्रेक पे जाने से पहले कॉल आई. आई थिंक मैंने पहले पार्ट में रिवर्स ऑर्डर में चल रहा था, 3 पार्ट्स थे. मैंने फ़ी की बात कर ली. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे उन्होंने बोला कि जी क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं. तो पहली बात सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ये है कि प्लीज़, मैं रिपीट कर देता हूँ कि इस तरह डॉक्यूमेंट ना देखें. स्पेसिफिक लिस्ट है होम ऑफिस की वेबसाइट पे, उसको फॉलो करें प्लीज़. जहाँ तक बात आती है कि कौन सा पीरियड वो देखते हैं, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ. अभी हम फरवरी में बैठे हुए हैं. अगर कोई अपनी इनकम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे शो करना चाहता है, ये अपेंडिक्स FM की बात हो रही है, तो जो लास्ट टैक्स रिटर्न है वो उसको देखते हैं. और अगर लास्ट टैक्स रिटर्न में आपकी इनकम सफिशिएंट नहीं है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको मौका दिया जाता है कि आप पिछली 2 साल की एवरेज निकाल के देख लें. इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट उन लोगों के लिए जो लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर हैं या शेयर होल्डर्स हैं, या अपने स्पाउस की लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं. प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें. तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ये बात आ गई. फिर आपने जिक्र किया कि जी मेरी कॉम्बिनेशन है. देखें, जो कॉम्बिनेशन हैं उसमें बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बिकॉज सर्टन टाइप की इनकम के साथ कंबाइन नहीं हो सकती, जिसमें से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड सैलरी इज़ वन ऑफ देम अनलेस द पीरियड इज़ द सेम. सो कहने का मतलब है कि अगर आप मीट कर सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ब्रिलियंट. लेकिन आपकी कंडीशन ये है कि नहीं तारिक भाई मैंने हर हाल में मीट करना है बिटवीन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड सैलरी, देन वील हैव टू लुक एट द कॉम्बिनेशन रूल्स, बिकॉज ऑटोमेटिक नहीं है कि आप इन दोनों को कंबाइन कर सकें. ये अनफॉर्चुनेटली एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ये इशू है. तो वील हैव टू लुक इन द पीरियड्स, और फिर हम देखेंगे कि अगर वो पीरियड सेम है तो फिर हम यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नो. सो अगेन आप किसी प्लीज़ कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके इसके ऊपर मशवरा कर लें. लेकिन जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि तारिक भाई मेरा इरादा ये है कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे ही मीट कर लूँ इसको, तो दैट वुड बी अ बेटर वे फॉरवर्ड आपके लिए, अगर आप कॉम्बिनेशन वाला रूल अप्लाई नहीं करना चाहते. बिकॉज कहीं मतलब नहीं आप अप्लाई कर नहीं सकते, लेकिन अगर करने लगें तो यू नीड टू गो एंड सीक सम एडवाइस उसके ऊपर, जो फिर आपको बताएंगे कि क्या ये आपके पीरियड कंबाइन हो सकता है या नहीं. थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. इसे मिस्टर तारिक? जी, दिस इज तारिक. अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे मेरा जवाब सुन लें प्लीज. Yeah, Mr. Tariq, I came on a spouse visa about 2.5 years ago, and I've applied for my first extension in June, and it's been nearly 8 months, and I haven't received my BRP, and my lawyer did send emails to Home Office, but we haven't got any confirmation, and Home Office did email the lawyer asking for my husband's some documents, but we haven't got anything. I'm really worried. It's been nearly 8 months. All right. Thank you so much, Bam. First of all, there's nothing to get worried about because obviously there's no decision on your application, and I wish you all the best. I have to say to everyone, because of COVID, there is significant delay. There are significant delays in assessing all applications. It's not just with you, it's across the board. I do hear stories on and off from people who've said, I've made an application and in 2 months I've got a decision and here's my visa. I think those stories are maybe 1 out of 10. Majority of the cases, because of the COVID pandemic, it's taking time. So please do not be worried. It's a standard practice. In normal days, Home Office used to take 6 to 9 months, easily. Of course, since they started the online application process, the assessment period was reduced to within 6 months. And most of the cases were within 4 to 5 months when this new system was introduced. Guess what happened? COVID happened. And now, because of COVID, there are significant delays. So apart from being patient, there's nothing else you could do. So please, I urge everyone, I request everyone, whoever is waiting for a decision, you have to show patience. Thank you so much for your call. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम.
हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो हेलो हाँ जी जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी मैं सुन रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी। मैंने तारक भाई एक क्वेश्चन पूछना था जी जी कि हमने वीजा पहले अप्लाई किया था तो हमें EU का ना 5 ईयर का हमें वीजा मिला था, जी। ठीक है। जी। फिर हमने प्री सेटलमेंट पे जाना था, तो कार्ड के दौरान ही मेरा बड़ा बेटा 18 साल का हो गया, ठीक जी है। जी जी तो जब हम प्री सेटलमेंट के ऊपर गए तो जी। हमने सेम एप्लीकेशन डाली और तीन लोगों के आगे हैं। जो मेरा बेटा 18 साल का था उनका उन्होंने रिफ्यूज कर दिया इसलिए कि वो कह रहे हैं उसके ऊपर कोई और फॉर्म यूज होने थे। तो प्लीज मुझे डिटेल बता दें। जबरानो केस हमें डाला था, ठीक है। तो प्लीज मुझे जरा, मैं टीवी पे सुन रही हूँ, मुझे ये बता दें कि अब उसका क्या होना है। उसकी एज कार्ड जब हमने केस डाल दिया था, डिसीजन आ गया था, तब उस कार्ड के अंदर ही वो 18 साल का हो गया है। ठीक। तो प्लीज मुझे बता दें, ठीक है। जबरानो केस हमने डाला था। मैं बिल्कुल आपकी Thank बात you. समझ गया, मैं बिल्कुल आपकी अल्लाह बात हाफ़िज़। समझ गया। थैंक यू सो मच मैम आपकी कॉल के लिए। देखिए मैं आपको बहुत ही ज़रूरी बात बताने लगा हूँ कि मैं ये नहीं कहता आपका केस बड़ा कम्प्लेक्स है, लेकिन ये इस नौयत का केस नहीं है कि इस शो में आप कॉल करके मुझे बोलें अच्छा जी हमें क्या करना चाहिए। इट इज़ इम्पेरेटिव, यानी कि बहुत ज़रूरी है प्लीज़ कि आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएँ ताकि वो आपसे 3-4 और चीज़ें पूछ के आपको सही गाइडेंस दे कि कौन सी एप्लीकेशन आपने डालनी है। थोड़ा सा मैं आपको एक ये अर्ज़ कर देता हूँ कि EU लॉ, क्योंकि काफ़ी लोगों को इस बात का नहीं पता, EU लॉ के अंडर सर्टेन एप्लीकेशंस अभी भी आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। उनके लिए आपको EU उन्होंने एक नंबर दिया हुआ है, उस पर टेलीफोन करना पड़ता है, नाम देना पड़ता है एप्लीकेंट का, वो उस बेसिस पे आपको फॉर्म भेजते हैं और सिर्फ उसके नाम का फॉर्म भेजते हैं और सिर्फ उसी के लिए वो फॉर्म इस्तेमाल हो सकता है। ये नहीं होता कि आपने किसी के लिए फॉर्म मांगा और किसी और का नाम उस फॉर्म पे डाल दिया, वो एक्सेप्ट नहीं करते। सिर्फ जिस बंदे का नाम दिया है, जिस एप्लीकेंट का नाम दिया, उन्हीं के नाम पे फॉर्म आते हैं और फॉर्म्स आते हैं आप कितने मांगे। आया आप उस कैटेगरी में आते हैं या नहीं, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपसे काफ़ी और सवाल पूछने और फिर पता चल जाएगा। तो मेरे ख्याल से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए कि किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाए जिनको इन चीज़ों का पता है। वो 10 मिनट में आपको बता देंगे कि कौन सी एप्लीकेशन डालनी और क्यों आपका पहले वाला वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। मेरे इस शो में ये फॉर्मेट नहीं है कि मैं आपसे 10 और सवाल पूछूं फिर क्योंकि फिर आपको पता है कि एक ही कॉल में पूरा दिन गुजर जाएगा। सो अर्ज़ यही है कि प्लीज़ किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएँ, उनसे बात करें, वो आपको 10-20 मिनट्स में आपका सब कुछ देख के बता देंगे कि कौन सी आपको एप्लीकेशन डालनी चाहिए थी। एंड आया आप उस कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशंस में आते हैं कि आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, इनके लिए आपको वो टेलीफोन करके फॉर्म मंगवाने पड़ेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपके बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे, मैंने पूरी हिस्ट्री नहीं देखी। वो तो आप बोल रही ना मैं ज़बरानों में आती हूँ, बट हमें तो पूरा देखना पड़ता है। बट मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। जस्ट गो टू अ कॉम्पिटेंट पर्सन जो आपको फिर बताएगा कि आगे क्या करना चाहिए। एंड येस दे आर सर्टन एप्लीकेशंस जो ऑनलाइन नहीं है, टेलीफोन करके फॉर्म मंगवाने पड़ते हैं EU लॉ के अंडर। वो अभी भी इस तरह चल रहा है सिलसिला, विच आई फाउंड वेरी सरप्राइजिंग क्वाइट ऑनेस्टली। जब ये EU सेटलमेंट स्कीम लॉन्च भी हुई, आई वाज वेरी सरप्राइज कि इन फॉर्म्स को ये क्यों इस तरह करें, बिकॉज इट वुड बी मच ईजियर कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर देते। बट दिस इज़ हाउ इट इज़। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी सर। मेरा क्वेश्चन है कि मेरे नेशनल हेलो, यस आई कैन हियर यू। आप इंग्लिश में बेशक बात कर लें, बट टीवी पे मेरा जवाब सुने, नॉट लिसन टू द टीवी राइट नाउ। मेरा है ना नेशनलिटी निकल गई है नवंबर में, ईमेल आ गया, मगर अभी तक वो लेटर नहीं मिला वो सेरेमनी का। ऑलराइट। तो मुझको जरा पता करना है क्या डिले है ये वायरस के लिए, या फिर हमको फ़ोन करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का। आई डू अपोलोजाइज़ कि मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, मे बी आपने लेटर गौर से नहीं पढ़ा। तकरीबन हर दूसरे लेटर में वो लोगों को कह रहे हैं कि अभी आप क्वालिफाई तो हो गए, लेकिन हम आपको आगे की सेरेमनी का लेटर इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि जो आपकी लोकल बॉडी है, मीनिंग जो काउंसिल है, उन्होंने हमें बोला कि कोई सर्टिफिकेट अभी इशू ना करें जब तक हम आपको बोलते नहीं हैं। बिकॉज होता ये था पहले वक्तों में
کہ آپ کو نیشنلٹی کا اپروول آتا تھا کہ آپ کی نیشنلائزیشن اپلیکیشن اپروو ہو گئی ہے. یہ سرٹن ڈیز کے اندر آپ کاؤنسل کو ٹیلی فون کریں اور کاؤنسل پھر آپ کو اوتھ کے لیے بلائے گا, جو اسی ویک اگلے ویک بلا لیتے تھے اور آپ کی اوتھ سیرمنی ہوتی تھی اور آپ ماشاءاللہ برٹش ہو جاتے تھے. سرٹن کاؤنسلز نے اب اوتھ سیرمنی ویڈیو لنک پہ شروع کر دی ہے, لیکن سرٹن کاؤنسلز نے ابھی تک ویڈیو لنک پہ اوتھ سیرمنی شروع نہیں کی ہے. تو اگر آپ کسی ایسے ایریا میں رہتے ہیں جہاں آپ کی کاؤنسل نے ابھی تک اوتھ سیرمنیز لینی شروع نہیں کی ہیں, تو کاؤنسل نے ہوم آفس کو بولا کہ پلیز کلائنٹ کو نہ بولیں ہم سے رابطہ کریں, بیکاز لوگ سنتے نہیں تھے, بار بار فون کرتے تھے کاؤنسل کو کہ جی کب کھل رہے ہیں کب کھل رہے ہیں. تو کاؤنسل نے پھر ہوم آفس کو کہا, سرٹن لوکل کاؤنسلز نے, کہ بھائی آپ لیٹر ایشو کرنے بند کر دیں, جب ہم آپ کو گرین لائٹ دیں گے آپ لیٹر ایشو کریں. تو اب ہوم آفس آپ کو صرف یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن ریڈی ہے, ہم نے اپروو کر دی ہے, جس دن ہمیں کاؤنسل نے بتایا کہ دے آر اوپن ہم آپ کو نوٹیفیکیشن ایشو کر دیں گے, اور اس نوٹیفیکیشن نمبر کی بیس پہ آپ کاؤنسل کے پاس جا کے اپنی اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے. تو اٹ از ناٹ دا ہوم آفس, اٹس دا کاؤنسل. تھینک یو سو مچ سر آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں طارق صاحب, ٹھیک ہیں؟ جی بالکل خیریت سے, تھینک یو سو مچ. میں نے ایک کوشچن کرنا ہے کہ میرا ILR مجھے ملی ہوئی ہے, تو میرا BRP لوسٹ ہو چکا ہے, تو میں نے آن لائن اپلیکیشن فل کر کے جی تو فنگر پرنٹ بھی ہو گئے ہیں میرے. تو میرا یہ کوشچن ہے کہ اس کو ریپلیسمنٹ آنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے وہ فنگر پرنٹ کے بعد؟ جی تھینک یو آپ کی کال کا. میم عام حالات میں تو 6 ویک میں آ جاتا تھا, لیکن آج کل کووڈ کی وجہ سے کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, بیکاز اگر آپ ٹی وی, اور یہ میں ہر ایک سے کہتا ہوں کہ اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, اتنا بولنا آسان ہے, بندہ گھبرا جاتا ہے جب میں فگرز دیکھتا ہوں کہ جی 1200 بندوں کی ڈیتھ ہوگی, 1600 بندوں کی ڈیتھ ہوگی, 600 500, بندہ گھبرا جاتا ہے. اٹس سو ایزی, ہم بس وہ نیچے BBC میں لکھا ہوا آ جاتا ہے. سو آئی تھنک ایسے حالات میں تو اٹس کمینڈیبل کہ ہوم آفس پھر بھی کام کر رہا ہے. اٹ از کمینڈیبل کہ گورنمنٹ نے اپنے آرگنائزیشنس, کورٹس کام کر رہے ہیں, ہوم آفس کام کر رہا ہے, اور NHS کی تو بات ہی نہ کریں نا, وہ تو کسی اور ہی لیول پہ ہیں. اٹس ویری کمینڈیبل. تو ایسے حالات میں اگر وہ ٹائم بھی لیتے ہیں, کوئی پرابلم مجھے پرسنل نہیں ہے, اینڈ آئی وڈ آسک یو کہ آپ کو بھی نہیں ہونی چاہیے, بیکاز وی شوڈ آل سپورٹ آر ہوم آفس, کورٹس, بیکاز NHS کو تو ہر کوئی سپورٹ کرتا ہے, بٹ آئی تھنک دس از اے ٹائم آپ کو اپنی ہوم آفس کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے کہ اگر وہ ٹائم لے رہے ہیں, ناٹ اے پرابلم, بیکاز حالات ایسے ہیں اس وقت. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اینڈ اٹ کین ٹیک میم اینی ویئر فرام ناؤ 5 to 6 months ڈپینڈنگ آن کہ کب ہوم آفس واپس نارمیلٹی میں آتا ہے, کووڈ کی کیا سچویشن ہے. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اب ہمارا شو کا اختتام بھی ہوا ہے. تھینک یو سو مچ آپ لوگ آئے, اینڈ آئی ڈو اپالوجائز میں جن کی کالز نہیں لے سکا, بیکاز یقین کریں میری عادت ہوتی ہے میں تھوڑا پہلے آ جاتا ہوں, اور مجھے لڑکے بتاتے ہیں طارق بھائی 10 منٹ 5 منٹ پہلے سے لوگ ہولڈ پہ ہوتے ہیں. اینڈ آئی سنسیئرلی میں بہت شکر گزار ہوں کہ یو گیو سو مچ رسپیکٹ, اینڈ آئی ٹوٹلی فیل کہ اگر آپ پھر کال میں لے نہیں سکتا شو کے اندر, کیونکہ دیکھیں میرا مقصد شو میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم یار 20 کالیں آج لے لیتے ہیں, میں چاہے 2 کال بھی لے لوں. میرا مقصد ہے کہ اگر ایک کوالٹی کال میں ایک اچھا سوال کوئی پوچھا جائے, اتنا ڈیٹیل میں دو کہ 10 اور لوگوں کو اس کا فائدہ ہو جائے. کیا پتہ تھوڑا ریلیٹڈ ٹاپک بھی ڈسکس ہو جائے, کسی اور کو اس کا فائدہ ہو جائے. سو آئی ڈو اپالوجائز اگر میں ہر ایک کی کال نہیں لیتا, بیکاز یہ گلا لوگ مجھے کرتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں, آپ سے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی, کیونکہ مجھے کان میں بول دیا عادل نے پیچھے طارق بھائی اب بس کریں آج. اللہ حافظ, اپنا پلیز خیال رکھیں, انشاءاللہ آپ سے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی.